हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज फिर से मैं आप सबके सामने पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कि पिछले 2 दिनों में ऐसे कौन से घटनाक्रम हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जानना महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस करंट अफेयर्स श्रृंखला की पहली टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नीति आयोग चर्चा में है। नीति आयोग चर्चा में क्यों है? नीति आयोग चर्चा में इसलिए है क्योंकि उसने हाल ही में महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की है। तो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची कौन जारी किया है? नीति आयोग। ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नीति आयोग ने हाल ही में महत्वाकांक्षी जिलों की एक सूची जारी की है। तो सूची जो महत्वाकांक्षी जिलों की जारी की है, उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि नीति आयोग को हम लिखते हैं NITI। तो नीति आयोग को NITI के नाम से लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी पूछ ले अगर आपसे कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, NITI, ठीक है। तो N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I फॉर इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसने किया नीति आयोग की स्थापना? तो नीति आयोग की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन मिस्टर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है नीति आयोग का? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है और वर्तमान में उसके उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अभी मोदी जी हैं, बाद में अगर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष उसके वर्तमान में राजीव कुमार है। अब आइए देखते हैं करंट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई नीति आयोग के द्वारा, उस पर चर्चा करते हैं। तो नीति आयोग ने हाल ही में महत्वाकांक्षी जिलों की एक सूची जारी की है। उस सूची में पहला स्थान किसका है? चंदौसी का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश के चंदौसी का। चंदौसी एक नगर है जो कि संभल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो उसको महत्वाकांक्षी जिलों में पहला स्थान मिला है। संभल जिले में स्थित चंदौसी नगर को शीर्ष स्थान मिला है महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में। दूसरा स्थान आपके बोकारो को मिला है और तीसरा स्थान पूर्वी सिंहभूम को मिला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि महत्वाकांक्षी जिला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, महत्वाकांक्षी जिला उसे कहते हैं ऐसे जिले जिनमें विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, अर्थात विकास की ये इस यात्रा में जो जिले पिछड़े हुए रह गए हैं उनको महत्वाकांक्षी जिला बोला जाता है। समझ में आ गया आपको महत्वाकांक्षी जिला किसे बोला जाता है? तो महत्वाकांक्षी जिला ऐसे जिले हैं जिनमें विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, जो विकास की इस यात्रा में पीछे रह गए हैं, उनको महत्वाकांक्षी जिले कहते हैं। और इन पिछड़े जिलों की एक सूची नीति आयोग जारी करता है। इस बार उसने जो सूची जारी की है उसमें शीर्ष स्थान जो है वो चंदौसी का है। चंदौसी एक नगर है संभल डिस्ट्रिक्ट का, यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट का एक नगर है चंदौसी। उसके बाद स्थान आता बोकारो का और उसके बाद पूर्वी सिंहभूमि का। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक आपकी चर्चा में है SBI। तो फ्रेंड्स, SBI क्यों चर्चा में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स, SBI ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। तो सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी किस बैंक ने की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता रहेगा कि किस बैंक ने की है तो आप वहां सही टिक करेंगे। आपको 4 ऑप्शन देगा, SBI, PNB, ICI बैंक या फिर IDBI बैंक। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? SBI बैंक। तो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ जिसने साझेदारी किया है उस बैंक का नाम है SBI। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो हो गई करंट की चीज। अब SBI से संबंधित जो ट्रेडिशनल पक्ष है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में SBI की स्थापना हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, SBI का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। स्थापना उसकी 1955 में की गई है। अध्यक्ष उसके दिनेश कुमार खर हैं।
वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खर हैं। अगर आपसे सवाल पूछता है कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खर जी हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है? मुंबई में है। करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? तो करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है एसबीआई ने, समझौता किया है एसबीआई ने। तो फ्रेंड, 2 टॉपिक क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। एमएम कुट्टी। एमएम कुट्टी का नाम इस समय चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है? चूंकि आप देख रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते से, और हर साल ये होता है कि दिवाली के आसपास कहा जाता है कि किसानों के द्वारा धान के खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। तो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन उसको बोला जाता है। एनसीआर को नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है। तो एनसीआर और दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ पे वायु गुणवत्ता काफ़ी घट जाती है। ठीक है, तो उसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? एमएम कुट्टी। तो फ्रेंड्स, एमएम कुट्टी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। उसकी अध्यक्षता एमएम कुट्टी करेंगे, अर्थात एमएम कुट्टी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है जो कि एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। उसी के लिए एक आयोग बनाया गया है जो अपनी रिपोर्ट इस पे सरकार को सौंपेगी। तो इसलिए चर्चा में है एमएम कुट्टी। याद रखिएगा, आयोग का नाम पूछ सकता है कि एमएम कुट्टी आयोग किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, एमएम कुट्टी आयोग आपके वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है, जो कि एनसीआर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए इसका गठन किया गया है। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। सॉरी, तबीयत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी हमने जो आपसे कमिटमेंट किया है कि करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलेगी, तो इस वजह से मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस चैनल का साथ दीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। देखते हैं अगली टॉपिक फ्रेंड्स। तो आईआईटी रुड़की चर्चा में है। आईआईटी रुड़की क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? आईआईटी रुड़की इसलिए चर्चा में है कि हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की ने दुनिया का पहला ऐसा बायो सेंसर विकसित किया है जो हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाएगा। तो फ्रेंड्स, चर्चा में आईआईटी रुड़की इसलिए है कि हाल ही में आईआईटी रुड़की ने एक ऐसा बायो सेंसर विकसित किया है जिसके माध्यम से हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाया जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंसर विकसित किया है, ऑप्शन देगा आपको आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही जवाब होगा कि आईआईटी रुड़की ने। फिर से मैं बता रहा हूं, यहीं पे याद करिए, आईआईटी रुड़की ने एक बायो सेंसर विकसित किया है जो कि हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाएगा। फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की के बारे में एक और तथ्य है करंट की दृष्टि से, उसको भी देख लेते हैं। इंडिया रैंकिंग 2020। तो फ्रेंड्स, इंडिया रैंकिंग 2020 के वास्तुकला श्रेणी के संस्थान में आईआईटी खड़गपुर के बाद इसका दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछता है इंडिया रैंकिंग 2020 में वास्तुकला श्रेणी के संस्थानों में दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान भी आईआईटी रुड़की का है और पहला स्थान आईआईटी खड़गपुर का है। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आईआईटी रुड़की से संबंधित पढ़ी। पहला क्या महत्वपूर्ण संबंधित चीज़ पढ़ी आईआईटी रुड़की से, वो ये पढ़ा कि इसने एक बायो सेंसर विकसित किया है जिसके माध्यम से हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाया जा सकता है। ये पहला सेंसर विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने पूरे विश्व में। इसके अलावा आईआईटी रुड़की को इंडिया रैंकिंग 2020 में वास्तुकला श्रेणी में आईआईटी खड़गपुर के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ थी आईआईटी रुड़की से संबंधित। हमने आज के करंट अफेयर्स में नीति आयोग से संबंधित महत्वाकांक्षी जिलों की सूची के बारे में पढ़ लिया, एसबीआई के बारे में पढ़ लिया जिसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है। उसके बाद हमने एमएम कुट्टी आयोग के बारे में पढ़ लिया जो वायु गुणवत्ता के लिए एनसीआर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए गठित की गई है।
IIT रुड़की के बारे में पढ़ लिया। इसके आगे अगली टॉपिक देखते हैं जो कि उड़ीसा से संबंधित है। क्यों संबंधित है? चूंकि अभी हाल ही में उड़ीसा में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया है। संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास, कोस्टल का मतलब क्या है? बंदरगाह से संबंधित है। तो संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया है सुरक्षा कवच के नाम से। किस नाम से शुरू किया गया है? सुरक्षा कवच के नाम से एक संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में, बंगाल में, गुजरात में या फिर चेन्नई में? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा में शुरू किया गया है संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सुरक्षा कवच। ओके फ्रेंड्स, उड़ीसा के सीएम वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के सीएम हैं, जिन्हें अभी हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिल चुका है। याद रखिएगा, हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को मिला है, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिल चुका है। उड़ीसा चर्चा में क्यों है? उड़ीसा चर्चा में इसलिए है कि संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच आरंभ किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, 5 करंट अफेयर्स की टॉपिक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे बाकी के 5 और करंट अफेयर्स की टॉपिक भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बाकी के 5 अन्य करंट अफेयर्स के टॉपिक और कौन से हैं जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, 5 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। आइए देखते हैं 6वां टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने भी यूपीआई पेमेंट सेवा शुरू की है। जैसे फ़ोन पे है आपका, गूगल पे है, पेटीएम है, उसी तरीके से व्हाट्सएप ने भी यूपीआई पेमेंट सेवा शुरू की है। तो इसके लिए यूपीआई पेमेंट सेवा शुरू करने के लिए व्हाट्सएप ने 5 बैंकों के साथ करार किया है। तो यूपीआई पेमेंट के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है, करार की है। किसने? व्हाट्सएप ने। तो आपसे पूछ सकता है उन बैंकों का नाम, कि उन 5 बैंकों का नाम क्या है जिसके साथ व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए करार किया है या साझेदारी की है। तो उन 5 बैंकों का नाम है, पहला बैंक आपका है एसबीआई, दूसरा है आपका आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा आपका एचडीएफसी बैंक है, चौथा आपका एक्सिस है और 5वां आपका जियो पेमेंट बैंक है। तो इन 5 बैंकों के साथ व्हाट्सएप ने करार किया है। किसके लिए? यूपीआई पेमेंट के लिए। ठीक है, तो 5 बैंकों का नाम आपको याद हो गया। पहला नाम एसबीआई है, दूसरा आईसीआई है, तीसरा आपका एचडीएफसी है, चौथा आपका एक्सिस है और 5वां आपका जियो पेमेंट बैंक है। तो अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी, जैसे आप फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसे मंगा सकते हैं, गूगल पे से जैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं, बाकी कोई पेमेंट करते हैं, सेम उसी प्रकार से अब व्हाट्सएप भी ये सेवा प्रदान करेगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी अब आप यूपीआई पेमेंट करने में सफल होंगे। उसी के लिए उसने 5 भारतीय बैंकों के साथ करार किया हुआ है, जिसका नाम है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और जियो पेमेंट बैंक। इसके बाद देखते हैं अगली महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, जिसकी गिनती पिछले 3 दिनों से काउंटिंग इसकी चालू थी और अंततः कल इसका रिजल्ट आया है, जिसमें जो बाइडेन को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो अगर अब आपसे पूछता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन होंगे, तो उनका नाम है जो बाइडेन, जो कि क्रम से भी पूछ सकता है कि अमेरिका के चौथे स्थान के हिसाब से, क्रम के हिसाब से चौथे राष्ट्रपति हैं। तो ये यूएसए के 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो क्रम के अनुसार से जो बाइडेन यूएसए के 46वें राष्ट्रपति हैं। अब इस चुनाव से संबंधित कुछ और फैक्टों पे हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकता है कि जो बाइडेन किस पार्टी से निर्वाचित हुए हैं। तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे थे, जिसके प्रचार के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और उन्होंने अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा दिया था। तो ये डिप्लोमेटिक एक भूल थी। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी अन्य उम्मीदवार के लिए वहाँ जाके प्रचार करें और गलती से कहीं उसका विपक्षी उम्मीदवार जीत गया। जैसे मोदी जी ने ट्रंप का प्रचार किया लेकिन जीत गए वहाँ पे जो बाइडेन। तो अब आने वाले 4 सालों में भारत का रिश्ता अमेरिका के साथ कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि आप ट्रंप का प्रचार करने आए थे।
तो वो तो राजनीतिक बात है, हम अपने मैटर पे आते हैं। जो बाइडेन यूएसए के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है, ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वर्ष 1900 के बाद सर्वाधिक वोट पड़े हैं अमेरिका में। सन 1900 के बाद सर्वाधिक वोट पड़े हैं अब की बार। और फ्रेंड, इसी के साथ जो बाइडेन जो कि निर्वाचित हुए 46वें राष्ट्रपति, वह सबसे अधिक वोट पाने वाले राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के। अभी इतना वोट किसी भी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं मिला था, नहीं प्राप्त हुआ था जितना जो बाइडेन को प्राप्त हुआ है। तो जो बाइडेन सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति हो गए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और अमेरिका में अब की बार सन 1900 के बाद सर्वाधिक वोटिंग हुई है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, ड्रुजबा, ठीक है, ड्रुजबा 5 एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो आपसे पूछ सकता है ड्रुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश का, किन किन देशों का आपस में सैन्य अभ्यास है। तो ये करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी 2 दिन पहले ये सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ड्रुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो पाकिस्तान और रसिया के मध्य हुआ है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और रसिया के मध्य ड्रुजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास पाकिस्तान और रसिया के मध्य हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुआ, उसको भी देख लीजिए। कैरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। क्या नाम है उसका? कैरेट, CARET, कैरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जो कि बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, तो बांग्लादेश और यूएसए के बीच कैरेट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। यह एक नौसेना द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो कैरेट सैन्य अभ्यास में किन सेनाओं ने भाग लिया है? नौसेना सेनाओं ने भाग लिया है। किस देश के? बांग्लादेश और यूएसए के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जो कि नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किससे संबंधित है? तो इसमें समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, तो समुद्री सुरक्षा के लिए यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, जिसका नाम है कैरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास। किसके बीच हुआ? बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ। नौसैनिक सैन्य अभ्यास से ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। अगला देख लेते हैं, अमेरिका से संबंधित ही है, हरिकेन एटा। हरिकेन एटा वहाँ का एक तूफान है, आप जानते हैं। तो हरिकेन एटा का यूएसए के फ्लोरिडा तट से टकराने का पूर्वानुमान है। वहाँ पे एक तूफान उठा है हरिकेन एटा, जिसके यूएसए के फ्लोरिडा तट से टकराने का अनुमान है। तो हो सकता है 2-3 दिन में यह फ्लोरिडा तट से टकरा जाए। तो आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में आया है हरिकेन एटा तूफान यूएसए के किस तट से टकराया था? तो यूएसए के फ्लोरिडा तट से टकराया था। इससे पूर्व यूएसए में कुछ अन्य तूफान भी आए हैं, उनका नाम भी आप जान लीजिए। लौरा आया है इससे पहले, सैली आया है, डेल्टा आया है और जेटा आया है। इन तूफानों की अगर चर्चा मिले आपको एग्जाम में तो याद कर लीजिए नाम, लौरा, सैली, डेल्टा, जेटा, एटा। तो डेल्टा, जेटा, जिसमें टाटा आ रहा है, डेल्टा, जेटा, एटा या लौरी या सैली, ये सारे ये सारे तूफान कहाँ से संबंधित होंगे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही संबंधित होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आज के करंट अफेयर्स में अपने टॉप 10 टॉपिकों पे चर्चा कर ली है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला पे हमारी पूरी टीम इस पे मेहनत कर रही है। तथ्यों को अलग अलग जगहों से खोजा जाता है। जो भी करंट अफेयर की चीज़ें 2 दिन में घटित हुए हैं, उन्हें हम कई स्रोतों से देखते हैं, खंगालते हैं, फिर वहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं, इसके बाद आपको देते हैं। ये सब करने में आपका कम से कम 2 से 3 घंटा जाए अगर आप खुद से करें। न्यूज़पेपर रीडिंग होता है, पत्रिका रीडिंग होता है, विभिन्न साइटों पे जाके हम लोग इसको सर्च करते हैं, तब आपके सामने हम इन टॉप 10 टॉपिकों को लेके उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश है कि आपका टाइम बचाया जाए। जो काम आप 2-3 घंटे में सर्च करके करेंगे विभिन्न स्रोतों से, उसको हम उन्हीं विभिन्न स्रोतों से सर्च करके आपके सामने मात्र 20 से 25 मिनट में ये सारी चीज़ें हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, एक नोटबुक ले लीजिए, डेली 10 के 10 टॉपिक आप उतारते हुए चलिए, निश्चित ही आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो हर यूट्यूबर करता है, वही मैं भी कर रहा हूँ,
कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इतना मांग रहे हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में, दोबारा मिलेंगे हम लोग। तब तक आप सब पढ़ाई करिए। धन्यवाद।